ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इसके साथ रामलीला और दुर्गा पूजा की भी शुरुआत हो रही है। कोरोना के इस दौर में बदले हुए हालात में जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब हमें त्योहारों को मनाना है, लेकिन सभी एहतियातों के साथ। अब फेस्टिव सीजन में बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ रही है। जरूरत है त्योहारों के सीजन में हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखने की। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और हाथ और मुंह साफ रखिए। अगर आप इन 3 बचाव के उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें। कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। डॉक्टर धमीजा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, अगर हम देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखें तो देश में 1.5 महीने के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है और ये घटकर अब 8 लाख से कम रह गई है। अब देश में कोरोना के 7,95,000 मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का 10% से कुछ अधिक हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए मामलों की बात करें तो इनकी संख्या 62,000 है। निश्चित तौर पर संख्या और मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। डॉक्टर धमीजा, आप इस वर्तमान स्थिति को किस तरह देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की स्थिति में हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 45 दिनों में कि हमारे एक्टिव केसेज की जो संख्या है वो 8 लाख से कम है, 7,95,000, और ये काफी हेल्दी साइन है। हैविंग सेड दैट, अभी भी हमारा जो रेट है, जो ग्रोथ रेट है, हालांकि -1.6% है एनुअल, ये जो ग्रोथ ऑफ एक्टिव केसेस 7 डे एवरेज, तो हमें इसको जो है नीचे ही रखना है। और जो हमारा आर इफेक्टिव है वो 0.92 है, जो कि 1 से नीचे है और हमें 1 से नीचे ही रखना है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ओवरऑल स्थिति में काफी सुधार है। नए केसेज आपने जैसे कहा कि 62,000 हैं, ये 1 महीना पहले तकरीबन 95,000 के आसपास हो गए थे, तो उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल रहा है। और आज की स्थिति में हमें ये देखना है कि ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है ये कायम रहे और ये दोबारा से कोई भी स्पर्ट ना आए और हम इसको डिक्लाइनिंग ट्रेंड को जो है, जो हमारे गिरते हुए नंबर्स हैं, इनको हम मेंटेन कर पाए। तो इसके अलावा जो अगर हम रीजनल स्थिति के बारे में बात करें, विभिन्न प्रदेशों की बात करें, तो 4 प्रदेश ऐसे हैं जो अभी भी जिनमें डेली केसेज जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसमें केरला है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो इन 4 प्रदेशों में जो है अभी भी स्थिति जो है खतरे से बाहर नहीं है और केसेज की संख्या जो है काफी चिंताजनक है। अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें और टेस्टिंग की बात करें तो अगेन केरला में जो है अभी भी पॉजिटिविटी रेट जो है पिछले 7 दिनों में जो है 16% है, जो कि काफी ज्यादा है। और महाराष्ट्र में जो है ये 13.8%, जो 16 के आसपास है, और राजस्थान में भी 11.3% के आसपास है, और वेस्ट बंगाल में 8.6 है। तो ये जो पॉजिटिविटी रेट है ये अभी भी ज्यादा है, 5% हमें चाहिए ताकि हमें ये लगे कि स्थिति जो है आउटब्रेक जो है कंट्रोल में है और हमारी एडिक्वेट टेस्टिंग हो रही है। हालांकि टेस्टिंग रेट्स में केरला काफी आगे है और अच्छे नंबर्स हैं उनके, 1 लाख से ज्यादा टेस्ट करते हैं पर मिलियन के हिसाब से। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, इतने ज्यादा टेस्ट होने के बावजूद भी जो उनका अभी पॉजिटिविटी रेट है वो काफी ज्यादा हो गया है और नंबर्स जो है उनके बढ़ रहे हैं।
तो ये तो थी हमारी राष्ट्रीय स्थिति के बारे में। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर बात करें तो यूरोप में दोबारा से अब केसेज बढ़ने शुरू हो गए हैं और 30-30 हजार तक केसेज जो फ्रांस में आए हैं जी। और वो जो है लॉकडाउन में दोबारा एंटर कर रहे हैं। तो ये स्थिति को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा आगे फ्यूचर जो हमारे कमिंग मंथ्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है और फेस्टिवल सीजन जैसे आपने चर्चा की, वो दोनों चीजें मिलके आ रही हैं। तो हमें ये अपने गार्ड्स को लोअर नहीं करना है और अभी सबसे ज्यादा सावधानी, चाहे वो मास्किंग हो, चाहे वो सैनिटाइजिंग हो, चाहे वो डिस्टेंसिंग हो, इस समय बहुत जरूरी है और पहले से भी ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर धमीजा, जैसा कि आपने फेस्टिवल्स की बात करी, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इस समय रामलीला, दुर्गा पूजा जैसे कई आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? और नवरात्रि में बहुत से लोग 9 दिन का उपवास भी करते हैं, तो कोरोना के इस टाइम में उपवास किस तरीके से करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये तो खुशी की बात है कि हम सब लोग इंतजार करते हैं इस फेस्टिवल सीजन का और हमें पूरे वर्ष इंतजार रहता है कि नई चीजें खरीद के लाएंगे, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाजार की जो खरीदारी हो। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ये असाधारण स्थिति है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। तो त्योहार तो हर साल आएंगे और आगे भी आएंगे, लेकिन कोरोना से लड़ने की जो हमारी इस समय जंग जारी है वो इस समय बहुत जरूरी है और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और जाएं तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापस लौट के आएं और ज्यादा जरूरी ना हो तो ज्यादा खरीदारी भी ना करें। खरीदारी तो करनी पड़ती है, फेस्टिवल सीजन है, और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाएं या लोगों को घर में ना बुलाएं। अगर कोई आपके घर में कोई आता है या चाहे वो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके वर्कर्स हैं, तो मेक श्योर कि वो जो है पूरी हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, चाहे वो डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्किंग का ध्यान पूरा रखें और वो सिम्टम्स फ्री हों। अगर उनको कोई भी लक्षण है कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें और जो है आराम से उनको आप समझा सकते हैं कि इस समय पर जो है ज्यादा जरूरी है कि हम सब एक दूसरे का बचाव करें। तो ये आपने ये बड़ी अच्छी बात कही जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि घर में जो लोग आ रहे हैं, जो मेहमान हैं या जो नियर डियर वंस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बाहरी लोग होते हैं उनसे तो हम उनसे जो भी खतरा होता है तो हम बचाव के सारे जितने भी एहतियात हैं वो हम अपनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है जब कोई बहुत अभिन्न मित्र हमारे पास आ जाता है, कोई खास रिश्तेदार आ जाता है, तो हम थोड़ा सा संकोच में पड़ जाते हैं और वहां पे हम चाहे वो मास्क का प्रयोग हो या उचित दूरी बनाए रखने की बात हो, तो वहां पे थोड़ा संकोच के कारण लोग उसे नहीं कर पाते हैं या कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं। तो ऐसे में आप ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब लोग इस चीज को समझें। ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है। ये जो रूल है हमारा कि हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं मास्क पहनकर, मास्क पहन के आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल स्मोकिंग की तरह है। जैसे एक्टिव स्मोकिंग में खुद को परेशानी होती है तो पैसिव स्मोकिंग में दूसरों को परेशानी होती है जी। तो ये आप पोलाइटली उनको समझा सकते हैं, कह सकते हैं, और खुद भी अगर आप मेंटेन करेंगे उनसे दूरी तो ऑटोमेटिकली दूरी और मास्किंग और जो सैनिटाइजेशन है वो उसका पालन आप खुद करेंगे तो आप दूसरों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो भी इसका करें, और आप नहीं कर रहे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनको बताएं और पोलाइटली उनको समझाएं। और चाहे वो आपके घर पे नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है और बाहर जाकर भी वही बिहेवियर रहेगा। तो इस समय ये सोशल बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है हमें जी। और ये देखा गया है पिछले एक्सपीरियंसेस में, चाहे वो स्मोकिंग का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो ड्रिंक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो, तो सोशल बिहेवियर जब चेंज होता है तभी ही उसके रिजल्ट्स आते हैं। और आज की स्थिति में हमें सोशल बिहेवियर चेंज करने की उतनी ही जरूरत है जितनी हमने ड्रिंक ड्राइविंग के टाइम पे की या स्मोकिंग को बंद करने के लिए की। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर धमीजा बता रहे हैं कि हमें जो सामाजिक बदलाव है, जो परिवर्तन हो रहा है कोरोना के इस काल में, उसको अपनाना होगा और जितनी भी प्रिकॉशंस, सावधानियां हैं उन्हें जरूर हमें अपनाना होगा। और इस बीच डॉक्टर धमीजा, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पहले हम रुक करते हैं पश्चिम बंगाल में कोलकाता का, जहां से गोपाल शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गोपाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर। डॉक्टर जी को भी मेरा नमस्कार सर। मेरा यही सवाल था कि जैसे कि हमें अभी जो की डेथ रिपोर्ट आता है, जो कि नंबर्स होते हैं यंग लोग, यंग कम्पेयर टू यंग लोग सर, सीनियर सिटीजन होते हैं जो 60-70 की एज होते हैं, इनके डेथ ज्यादा होता है। तो कि हाल ही हमारे बंगाल में टीएमसी के 2 मर गए, उनकी एज 60-70 ऐसा कुछ था, जो कि यंग लोग
कंपैरिजन में सीनियर सिटीजन की डेथ क्यों होता है कि उनकी डेथ रिपोर्ट ज्यादा क्यों होता है, जो नंबर होता है, ये मैं जानना जी डॉक्टर धमीजा, कोरोना से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ज्यादा खतरा होता है, और हमने जैसा कि सरकार के दिशा निर्देशों को भी देखा कि अगर हम अनलॉक 5 की बात करें, वहां पर भी जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको बहुत एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तो ऐसा क्यों होता है, वो ज्यादा कोरोना से संक्रमित होने की आशंका उनमें क्यों ज्यादा होती है? देखिए, जो कोविड-19 की बीमारी है ये प्राइमरीली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मानी गई थी, उसके बाद जो अब मल्टी ऑर्गन हम इसको बीमारी कहते हैं। और जब आपकी उम्र ज्यादा है या सीनियर सिटीजन हैं तो आपको दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस रहती हैं, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो सांस की तकलीफ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, चाहे वो दूसरी किडनी की प्रॉब्लम्स हो। तो सभी बीमारियों के होते हुए आपको जो सिवियरिटी है कोविड-19 की वो बढ़ती है, और आपको जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी जो इम्यूनिटी हम जिसको बोलते हैं, वो भी कम रहती है एज के साथ साथ जी। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके ये एक देखा गया कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी एज कम्पेयर टू यंग पीपल, जिनको हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता यंग लोगों में है वो ज्यादा है, और उनमें जो है कोमॉर्बिड कंडीशंस होने की भी संभावना कम रहती है, और उनमें जो है रिपीटेड इन्फेक्शन से थोड़ी इम्यूनिटी भी ज्यादा होती है। और जैसे हमारी पॉपुलेशन को हम मैंडेटरी है बीसीजी की वैक्सीनेशन देना, तो उससे भी लगता है कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है कंपैरेटिवली वो इससे कम अफेक्टेड रहती है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि यंग पॉपुलेशन खुद इतना इन्फेक्ट नहीं है, इन्फेक्ट होके इतना सीवियर बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो दूसरों को ज्यादा बीमारी दे सकते हैं, दूसरों को उतनी ही भी मात्रा में बीमारी दे सकते हैं, चाहे वो एल्डरली हो। सो अगर आपको सिम्टम्स कम है या माइल्ड हैं तो हो सकता है कि जिसको आपकी वजह से बीमारी लगी है उसको ज्यादा सिम्टम्स हो, सीवियर सिम्टम्स हो। सो दोनों फ्रंट पे हमें काम करना है। एक तो यह कि इन्फेक्शन को बढ़ाना नहीं है, वी हैव टू ब्रेक द चेन, और दूसरा जो है जिनको बीमारी होती है उनके लिए भी एक लाइफ कीमती है, उनके लिए भी हमें पूरी सुविधाएं और पूरी इलाज जो है वो भी उसका मुहैया कराना है। और अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में फतेहपुर का, जहां से जनार्दन अवस्थी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जनार्दन जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जनार्दन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो डॉक्टर साहब, जनार्दन जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। इन द मीन टाइम हम लोग, आपने जैसा कि कुछ वैश्विक डेटा शेयर किया था कि यूरोप में और दूसरे देशों में कोरोना का दूसरी लहर जो है हम कह सकते हैं कि वहां पे आ रही है, और हमारे देश में भी जैसे आगे जाके ठंड का मौसम आने वाला है, सर्दियां बढ़ेंगी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ठंड बढ़ने के साथ जो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है वो भी ज्यादा हो जाएगा। ये बात कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है, सर्दी का टाइम है, तो ये जो वायरस का जो ट्रांसमिशन है उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वायरस ठंडे टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर में ये जो ज्यादा टाइम तक सस्पेंडेड रह सकता है और ज्यादा टाइम तक इन्फेक्ट कर सकता है। तो एक तो ये है कि वायरस की इन्फेक्टिविटी और सर्वाइवल ज्यादा है ठंडे टेम्परेचर में या कम टेम्परेचर में, और दूसरा ये भी है कि सर्दी में पोल्यूशन बढ़ता है। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, चाहे वो क्रॉप बर्निंग का हो, चाहे वो व्हीकल्स का पोल्यूशन हो, तो ये स्मॉग जो होता है शुरू में सुबह के टाइम पे, तो उस वजह से भी जो है जो हमारी सांस की बीमारियां हैं वो बढ़ती हैं। और ये भी देखा गया अध्ययन करके इटली से भी और चाइना से भी कि एयर पोल्यूशन अगर आपका ज्यादा है तो कोरोना का इन्फेक्शन ज्यादा है, कोविड की सिवियरिटी ज्यादा है। जैसे कि ये देखा गया कि अगर आपका पीएम जो है, जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, 2.5 से अगर आपका 1 भी नीचे चला गया, 1% भी नीचे चला गया, तो 6% चांसेस ज्यादा होते हैं इन्फेक्शन होने के कोरोना से। तो दिस इज एविडेंस बेस्ड। ये हमें ये जो पिछले कुछ महीनों ये पता लगा है कि एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो बी ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स द इन्फेक्टिविटी ऑफ ए कोविड-19 इन्फेक्शन। सो ये दो चीजें, एयर पोल्यूशन और सर्वाइवल एंड इन्फेक्टिविटी ऑफ द कोरोना वायरस, ये भी है। और तीसरी एक चीज और भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मौसम में
जो बीमारियां हैं सांस की वो भी थोड़ी ज्यादा होती हैं, चाहे वो एस्थमा है, चाहे वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, चाहे वो लंग्स की बीमारियां हैं, तो वो भी ससेप्टिबल लोगों में ज्यादा रहती है। तो अगर उनके आपको ऑलरेडी जो है लंग्स हैं, ऑलरेडी जो ऑर्गन्स हैं ऑप्टिमल फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोरोना की सिवियरिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि आने वाले समय में 2-3 महीने हमारे लिए जो है चुनौती भरे रहेंगे, और इस दौरान जो है हमें ध्यान रखना है, बड़ों का भी और सभी लोगों का। और जो है तो एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके आगे कि सर्दी के टाइम पे हम सब लोग इंडोर्स रहते हैं ज्यादा जी। सो आउटलेट जो हम आउटडोर जो है जिसमें इन्फेक्शन कम रहती है ओपन स्पेसेज में, उसकी बजाय सब लोग अंदर हैं, वेंटिलेशन की कमी है, तो वो भी एक फैक्टर है कि सर्दी में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर धमीजा बता रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी हमें एहतियात और ज्यादा बरतने की जरूरत है। और आपने जिन पॉइंट्स को, चाहे वो स्मोक की बात हो, चाहे वो प्रदूषण की बात हो, चाहे वो चेंज ऑफ वेदर की वजह से जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी बात हो, तो इन सब चीजों पे कोरोना का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। और अब हम रुख करते हैं गुजरात का सोमनाथ में, जहां से हमारे साथ हरि भाई गिरी जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हरि भाई जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? जो वैक्सीन बन रही है वो डेट बता रहे, उसके पहले आ सकती है, मोदी साहब ने कह रहे इसलिए। जी, वैक्सीन के बारे में डॉक्टर धमीजा जानना चाहते हैं। दूसरी बात जी सर, स्कूल चालू होगा तो बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल। ठीक है, पहली एक बात ये आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर धमीजा की डीसीजीआई ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो RDIF है उसको देश में स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल्स की अनुमति भी दे दी है। और वैक्सीन को लेकर हमारे देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारे देश में वैक्सीन का काम भी उतनी ही तेजी से चल रहा है जितने दूसरे देशों में है, और सभी एजेंसीज लगी हुई हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज ही परमिशन दी है स्पुतनिक 5 के लिए जी। तो ये फेज 2 ट्रायल रहेगा, और इसमें जो इम्यूनोजेनिसिटी है और फिजिबिलिटी और सेफ्टी है ये चीजें देखी जाएंगी। और ये एक नया कदम है और सराहनीय कदम है कि हम लोग जो है उस फेज 2 ट्रायल में स्पुतनिक 5 में जो वैक्सीन का जो ट्रायल है हमारे देश में होगा, और ये हमें मौका मिलेगा उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो ये तो स्पुतनिक 5 की बात रही। बाकी जो इश्यू उन्होंने कहा कि कब तक आ जाएगी जी। तो मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारी एजेंसीज इस समय पर इसी कार्य में लगी हुई हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए देश में और पूरे विश्व में जी उतनी सभी की ये कोशिश है। हालांकि एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है किसी भी नई वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, तकरीबन 5 से 10 साल लगते हैं, कई बार 15 साल भी लगते हैं। तो अभी रेगुलेटरी एजेंसीज इसी में लगी हुई हैं, और एक ही समय पर दो फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स को कंबाइन किया गया, एक ही समय पे चल रहे हैं। एक आर्म में फेज 2 चल रहा है तो दूसरे में फेज 3 चल रहा है। फेज 3 ट्रायल जो है उसमें हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, और ये एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि इस साल के अंत तक या अगले साल की पहली तिमाही में वैक्सीन जो है आ जाएगी। और भारत सरकार ने ये कदम उठाए हैं, और आज भी प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली है कि जब वैक्सीन आए तो उससे पहले ही हमें तैयार हों कि हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और सभी लोगों को समान समय पर मिल जाए, समान तरीके से एक ही समय पर मिल जाए। तो सरकार इस कार्यक्रम में भी आगे प्रगतिशील है। सिर्फ वैक्सीन आना ही एक चीज नहीं है, उसको सब लोगों तक पहुंचाना भी पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और सरकार और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बारे में रुचि लेकर जो है डायरेक्शंस दे रहे हैं जी। और डॉक्टर धमीजा, जैसा कि हमारे PM भी कहते हैं, चूंकि हमारा देश वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर है, इसलिए पूरे विश्व की निगाहें इस समय भारत के ऊपर लगी हुई हैं कि जल्दी से जल्दी कब हम उस वैक्सीन को तैयार करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ज्यादा ये है कि हम वैक्सीन को सही सेफ्टी और इफिकेसी के साथ बना पाएं, और अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए उसे अवेलेबल करा पाएं। इसमें भारत लीडर है, और अभी तक जो है हम दूसरे देशों की वैक्सीन सप्लाई करते हैं, मदद करते हैं। और मुझे विश्वास है कि कोरोना के लिए भी हम अपने लिए भी हम आत्मनिर्भर रहेंगे और दूसरों को भी हम मदद कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के कोविड-19 पर इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। और अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से वजीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वजीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।
सर मैं तो एक सिलाई का काम करते हैं एक्सपोर्ट का, और करीब बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं। फ्लाइट चल नहीं रहा इंटरनेशनल। तो कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव का डेट पड़ने से पहले तो बहुत कोरोना वहाँ पे चल रहा था। जब चुनाव का डेट हुआ तब कोरोना खत्म हो गया। तो सर हम लोग का त्योहार भी नहीं होता है, सब चीज करते हैं। सरकार कहती जो कहती हूँ मैं करता रहता हूँ। सर क्या ये जो चुनाव जो राजनीतिक फायदा हो रहा है उन लोगों को, ये कोरोना लोगों को नहीं होता है सर? और मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि हम बिहार के मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई पोलिंग बूथ पे कोई सरकार ने ऐसा कोई बनाया कि वहाँ। जी बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, चूंकि इनका सवाल ऐसा है कि जिसमें इस समय पोलिंग बिहार में जो है डेट्स वगैरह भी आ गई हैं, वहां पे वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सरकार ने इसके लिए एसओपी बनाई है, चुनाव आयोग ने और निर्वाचन आयोग ने इसके बारे में सभी दिशा निर्देश दिए हैं। तो जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि आईपीएल चल रहा है, खेल हो रहे हैं, लेकिन वो एक दिशा निर्देश के अनुसार हो रहे हैं, तो इसी तरह से चुनावी प्रक्रिया में भी होंगे। अभी आज ही के दिन सरकार ने और भी एसओपीज निकाली हैं कि फेस्टिवल के टाइम पे हमें कैसे जो है कंडक्ट करना है, और जितने फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, चाहे वो हमारे सोशल इवेंट्स हैं या एंटरटेनमेंट इवेंट्स हैं, उन सब के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, एसओपीज जो हैं बनाई गई हैं। और पोलिंग के लिए भी जो है पूरी सावधानी के साथ जो है तरीके से जो पोलिंग कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है, और सरकार ने एसओपी तैयार किए, चाहे वो आपकी मीटिंग्स हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हैं, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स हैं, चाहे वो पोलिंग है। तो मुझे विश्वास है कि इस दिशा में भी सरकार ने पूरे प्रयत्न किए हैं, और सरकार की यही कोशिश है कि कोरोना को कंट्रोल किया जाए किसी भी तरीके से। जी, और बिल्कुल जो आम जनजीवन है वो भी चलते रहना चाहिए, और हम जो सावधानी के साथ, जैसा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि हमारी इकोनॉमी भी चलती रहे, हमारे दैनिक काम भी चलते रहें, और साथ में हम जितनी भी प्रिकॉशंस हैं जो सरकार ने गाइडलाइन और एसओपी बनाई है उसका हम अगर पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सुरक्षित रखेंगे अपने आप को। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, सरकार का जो निर्देश है, सरकार अपना काम कर रही है, तो हमें भी सरकारी निर्देशों का पालन करना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य भी है, और ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है। जी, और डॉक्टर धमीजा, आप हमेशा जन भागीदारी की बात करते हैं। पिछले कार्यक्रम में भी आपने इस पे बड़ा जोर दिया था, क्योंकि जब तक हम आम नागरिक इसमें पूरी तरह से भाग नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो अकेले सरकार अपने दम पे कुछ भी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, ये जो इस समय जो कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, इसमें हम भी स्टेक होल्डर हैं। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपना बचाव भी करें, और अपने फैमिली का, अपने परिवार का, अपने समाज का भी जो है बचाव करें। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और सैनिटाइजेशन, पर्सनल हाइजीन और फेस हाइजीन रखें। अगर कोई नहीं भी करता है तो हमें उसको भी समझाना है, और अगर हम खुद रोल मॉडल की तरह हम इन सब चीजों का पालन करेंगे तो दूसरों को भी समझाने में हमें आसानी रहेगी। बिल्कुल, और अब हम रुख करते हैं कोलकाता का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। हम पूछ रहे कि आप भी जो ये मरीजों का संख्या कम हुआ है आना, ये तो क्या इससे समझा जाए कि कोरोना धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? जी डॉक्टर धमीजा, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि देश में धीरे धीरे नंबर्स इसके कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि ये सब स्क्रिप्ट जो है हम सब लोगों ने मिलकर लिखनी है, और ये अभी नंबर जरूर कम हुए हैं, लेकिन क्योंकि आने वाला समय जो है, अगले 3 महीने जो है फेस्टिवल का सीजन है और मौसम बदल रहा है, तो और भी ज्यादा हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अभी आप फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे, अभी आप नवरात्रों की बात कर रहे थे, आप फास्टिंग की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग फास्टिंग करते हैं, ये एक आस्था का विषय है, और चाहे वो रमजान की फास्टिंग हो, चाहे वो नवरात्रों की फास्टिंग हो, तो फास्टिंग इटसेल्फ जो है देखा गया है साइंस में कि फास्टिंग के अपने बहुत फायदे भी हैं। जैसे कि आपको वजन कम करना है तो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लोग 15 से 16 घंटे फास्टिंग रखते हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और फास्टिंग का एक और कोरोना से भी संबंध है, क्योंकि कोरोना जो है ओबीज लोगों में ज्यादा सीवियर होता है। जो जिनका मोटापा है उन लोगों में कोरोना की सीवियरिटी ज्यादा रहती है और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सो अगर आप फास्टिंग करते हैं
तो उसमें कोई उसके बिल्कुल फायदे हैं, लेकिन एक WHO की भी एडवाइजरी आई थी रमजान के टाइम पे। तो WHO की गाइडलाइंस यही थी कि अगर आप रेगुलरली फास्टिंग पहले भी करते हैं तो आप इन दिनों में भी फास्टिंग कर सकते हैं जी। तो प्रोवाइडेड आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, आप एल्डरली नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक है और आपको जो है नॉर्मल तरीके से आप पहले फास्टिंग करते हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर धमीजा बता रहे हैं कि आप त्योहारों को पूरी तरह से मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, फास्टिंग भी करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। और इस बीच सिरसा से पप्पू राम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पप्पू जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को नमस्कार सर जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था, जैसे ये दवाई या वैक्सीन तैयार हो रही है जी, तो ये तीसरे चरण में चल रही है जी, तो इसका इंसानों पर कब ट्रायल शुरू करोगे सर जी? जी डॉक्टर धमीजा, जैसा कि ह्यूमन ट्रायल्स की बात हो रही है जी, इसके बारे में बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डिफरेंट फेजेस की हम बात करते हैं तो मैं इनको सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि इसमें लैब में पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर एनिमल्स में किए जाते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। ह्यूमन ट्रायल्स फेज 1 से शुरू होते हैं जब हेल्दी वॉलंटियर्स को हम देते हैं थोड़ी मात्रा में, ये देखने के लिए कि कोई उनकी फिजिबिलिटी है, सेफ्टी है कि नहीं है। उसके बाद फेज 2 ट्रायल में सैकड़ों लोगों को दिया जाता है और फेज 3 ट्रायल में हजारों लोगों को दिया जाता है। तो ये सब फेज 1, फेज 2, फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स है और ये ह्यूमन ट्रायल ही चल रहे हैं। और भारत में भी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया स्पुतनिक 5 का भी ट्रायल शुरू होगा, वो भी फेज 2 ट्रायल है और ऑलरेडी 3 वैक्सीन तो फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स में हैं जी भारत में। और अब हम रुक करेंगे अमृतसर का, जहां से हमारे साथ गुरजीत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गुरजीत जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। गुरजीत जी जल्दी से अपना सवाल पूछिए। तकरीबन नवंबर 19 में मुझको जी ब्रेन एवरेज हुआ था सर जी जी। तो उसकी ना मेरी मेडिसिन चल रही है अभी। तो अब मैं जब गर्म चाय या दूध पीता हूँ तो मेरे गले में लार सी टपकती महसूस होती है। वो कोरोना का लक्षण तो नहीं कोई? सिद्धार्थ जी, ये डॉक्टर प्रीवियस हिस्ट्री बता रहे हैं ब्रेन हेमरेज की और उसकी जो दवाई चल रही है उसका तो कोरोना से कोई लिंक नहीं है, लेकिन एक कोमॉर्बिड कंडीशन है। और अगर इनको लगता है कि ये किसी के एक्सपोजर में आए हैं, किसी को ये जो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर हम बोलते हैं 20 मिनट का और पास का और बिना मास्क के, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उनको सिम्टम्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और पहले से ही ये चल रहा है, गले में खराश और गले में जो तकलीफ बता रहे हैं और काफी लंबे टाइम से चल रही है, तो ऐसी कोई मुझे लगता नहीं है कोई घबराने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर इनको लक्षण के साथ साथ इनका कांटेक्ट है किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से और वो भी सीमित, तब हमें इनको जो है चिंता करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए अगले 5 दिनों में कि इनको लक्षण और ज्यादा होते हैं तो टेस्ट भी कराना चाहिए और टेस्टिंग के बाद जो है आगे की जो आइसोलेशन, क्वारंटाइन जो भी सुविधा है या उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर धमीजा, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी कोरोना अभी भी हमारे साथ है। वायरस इज हियर टू स्टे। हमारी स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की है, उस वजह से हमें कामयाबी मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नंबर्स कम हो रहे हैं इनको हम सिर्फ से बढ़ने दें। हमें ये ध्यान रखना है कि ये नंबर कम ही रहें, इनको हमें नीचे ही रखना है और वो तभी पॉसिबल है जब हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 गज की दूरी रखें, जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर निकलें और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए कहें, और पर्सनल हाइजीन जिसमें हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन है, इन तीनों चीजों का ख्याल रखें और तीनों इकट्ठे करें। ये नहीं है कि एक आपने कर ली, हैंड हाइजीन कर ली तो मास्क नहीं पहना और मास्क पहना तो आपने दूरी नहीं रखी। तीनों चीजें इकट्ठी रखेंगे, यही आज की तारीख में सबसे बड़ी वैक्सीन है, सबसे बड़ा बचाव है। और ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे समाज के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर धमीजा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और श्रोताओं, आप जो डॉक्टर धमीजा ने आपको जो हिदायत दी है उसका आप पालन करते रहिए और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।